देखो, एक बात ध्यान में रखना कि पहला बात कि अब आप लोग 12वीं क्लास में आ गए हैं। फॉर्मल रूप से एंथूज बन गए हैं बैच। और 12वीं क्लास में आने में आपके व्यवहार में, आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। थोड़ा सा बचपना कम करना है कि नहीं? हम पूरा जीरो करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जीरो करना भी ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चा बने रहना चाहिए आदमी को। लेकिन फिर भी ये जो साल आपके सामने है, ये बहुत क्रूशियल है। इस साल जिसने भी रेगुलर होते हुए मेहनत कर लिया, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोटा में बढ़िया सेट ऑफ फैकल्टी इनके अलावा भी किसी के पास है। हो सकता है कि आप ज्यादा नाम सुने हो, लेकिन काम देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फैकल्टी का सेट एक्सेलेंट, मटेरियल एक्सेलेंट, माहौल भी एक्सेलेंट, तो फिर क्या चीज का, किस वजह से सिलेक्शन ना हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन फिर कैसे नहीं होता है स्टूडेंट्स का। बस एक बात ध्यान रखना कि ये साल भर जो रेगुलर रहा क्लास में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी के साथ मेहनत करोगे ना, तो तुम अपने लिए भी आधा घंटा समय निकाल पाओगे। आधा घंटा समय निकालना भी खुद के लिए जरूरी है। खुद के लिए मतलब क्या? थोड़ा सा घूमना फिरना, थोड़ा सा दोस्त लोग से बात कर लेना, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहना। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ते रहना, लेकिन आप रेगुलर रहोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और रेगुलरिटी अगर ब्रेक हुआ ना बेटा, तो सब गड़बड़ा जाएगा। हम पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं कि रेगुलरिटी ब्रेक हुआ तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग देखो, सालों साल से बच्चों का सिलेक्शन देखते आ रहे हैं। कौन से बच्चे का सिलेक्शन होता है, कौन से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि ही और शी इज वेरी रेगुलर। पढ़ाई लिखाई ज्यादा कम बात की बात, उसका सिंसियरिटी और रेगुलरिटी सबसे पहले देखो। अटेंडेंस 95% प्लस, 5% हेल्थ कारण से बेचारा कभी तो नहीं आया होगा, 2-4 दिन 10 दिन, लेकिन वो पहले तो वो रेगुलर रहता है। क्लास का काम क्लास में खत्म करके जाता है या जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास का काम क्लास में खत्म करके जाने का मतलब क्या हुआ? अरे जो लेक्चर चल रहा है, इसको पूरा 100% समझ के क्लास से बाहर निकलना है या कैंपस के बाहर निकलना है। और ये जब तुम कोशिश करोगे, 100% पॉसिबल है। क्लास का काम क्लास में ही खत्म करके आगे बढ़ना। कोई भी डाउट लेके घर या हॉस्टल मत जाना। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए बोल रहा हूं मैं। जहां डाउट है, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ऐसे एकदम तुरंत वहीं पूछना है, हाथों हाथ पूछना है। क्योंकि क्लास से बढ़िया डाउट क्लियरिंग सेशन, क्लास से बढ़िया पढ़ाई लिखाई, ये सबसे सही समय होता है और सबसे सही जगह भी होता है। तुम कोशिश करोगे कि हम अलग से सर को बुला के बिठा के पढ़ लेंगे, उसमें तुम्हारा 1-2 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और अब समय नहीं है, ये 11वीं नहीं है बेटा, 12th है, ध्यान रखना। तो क्लास का काम क्लास में खत्म करके जाओ। घर या हॉस्टल में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 2 ही काम करने के लिए घर या हॉस्टल है, या तो रिवीजन या तो होमवर्क। बस ये नहीं कि हम क्लास का लोड लेके घर गए हैं, अभी 2 घंटा और हम आज का देखेंगे, तब मेरे को समझ में आएगा, तब हम उठाएंगे होमवर्क करना। बैकलॉग बनते चला जाएगा। कोशिश ये करना है कि क्लास में जो लेक्चर हुआ मेरे को पूरा समझ में आ गया, जाएंगे आधा घंटा में पूरा देख लेंगे दिन भर क्या हुआ, सीधे होमवर्क करना स्टार्ट, प्रैक्टिस करना स्टार्ट। यदि खुद का सिलेक्शन कराने आए हो कोटा तब,
और ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूं कि हर बच्चा यही सोच के आया है कोटा। तो मैं जो आज बोल रहा हूं ना, इस पे बहुत ध्यान देना। ये साल बहुत क्रूशियल होता है। तुम्हारा आने वाला 2-3 महीना डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो ये 3 महीना, आने वाला 3 महीना फांकी मारा, उसको कोई नहीं पहुंचा सकता मेडिकल कॉलेज। 22 लाख बच्चे में से चयन होता भैया। भले 30,000 को सीट मिलता है ज्यादा से ज्यादा ढंग का कॉलेज, 22 लाख में से 30,000, मजाक बात है क्या? तो हम ये नहीं कह रहे 24 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा कमरे में बंद रहना है। अरे मूवी भी देखना है, मोबाइल भी देखना है, लेकिन अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद हम आधा घंटा थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर लिए, उसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन ये अपने लिए समय तब मिलेगा जब तुम रेगुलर रहोगे। तुम रेगुलर रहो, देखो एकदम जीवन मस्त चलेगा। जहां इरेगुलर हुए, 5 दिन तो मजा आएगा कि अरे क्लास नहीं जाते तो बड़ा आनंद से सोते हैं, बढ़िया मजा आता है, बाहर खाना खाने जाते हैं, ये करते हैं। 5-6 दिन के बाद अचानक याद आएगा हम किस लिए आए थे। बस वहीं से स्टार्ट हुआ दिमाग में कचड़ा। मेरा तो ये पाइलअप हो गया, मेरा तो ये बैकलॉग रह गया, ये टॉपिक छूट गया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा पढ़ा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा उड़ा सब सही रहा है, हम पढ़ कैसे रहे उस पे मैटर करेगा। तो बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी, बेस्ट सेट ऑफ मटेरियल, बेस्ट सेट ऑफ एकेडमिक माहौल। अब इस बेस्ट में भी अगर एक रैंक लेके घर नहीं जाओगे तो कहां से मिलेगा? तो जितना सोच कर आए हो ना, उसे ज्यादा ही लेकर जाओ यहां से। मेरा यही कहने का मतलब है। बाकी मस्त ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रिवीजन का चीज है। मैं ज्यादा नहीं स्टूडेंट से डिमांड करता, लेकिन हम हर रोज आधा घंटा मांगते हैं बच्चों से। आधा घंटा, ध्यान रखना आज का डेट और टाइम। ऑर्गेनिक के लिए कम से कम आधा घंटा डेली जरूर निकालना। और उस आधे घंटे में क्या करना है? रिवीजन, रिवीजन ओनली। क्योंकि अभी 20-25 दिन के बाद जैसे ही जीओसी कंप्लीट होगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा तो हर रोज कम से कम 10 या 8 रिएक्शन हर रोज ऐड होगा तुम्हारे नोट्स में। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कितना ऐड हो रहा है वो पता नहीं। वो रिवीजन का चीज है। घर गए तुरंत फटाफट रिवाइज कर लिए कि ऑर्गेनिक में एक दिन आईयूपीएसी कर लिए, एक दिन आइसोमेरिज्म कर लिए, एक दिन हाइड्रोकार्बन कर लिए, एक दिन जीओसी का आधा कर लिए, दूसरा दिन जीओसी का पूरा कर लिए। रेगुलर हैबिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन डिमांड करता है, हर सब्जेक्ट डिमांड करता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा रिवीजन माने टच में रहना पड़ता है और ज्यादा समय नहीं देना। हम ये नहीं बोल रहे कि 16 सवाल के लिए हम पूरा मारा मारी कर ले। कितने सवाल आएंगे ऑर्गेनिक में? 16 या 17, 64 या 68 नंबर मात्र। लेकिन ये 64-68 नंबर भी भाग्य बदल देता है लोगों का। बाकी टाइम पूरा बायो पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट पढ़ो। आधा घंटा दे तो सही केमिस्ट्री में यार, आधा घंटा भी नहीं देगा क्या? समझ रहे? तो जो सिंसियर और रेगुलर रहेगा ना साल भर, उसका सिलेक्शन निश्चित है। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। आके बोलना कि सर पूरा साल भर हम सिंसियर रहे, पूरा साल भर मेहनत किए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप फालतू बात किए थे शुरू में, आके मेरे को बोल देना। मैं तो बोल रहा हूं, आके बोल देना मेरे को। लेकिन मेरा गलत साबित नहीं होगा, है कि नहीं है? ये ध्यान रखना। कितना हम कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 घंटा 20 घंटा पढ़, 15 घंटा घिसते रहे, किताबी कीड़ा बन जा। नहीं, रेगुलर रहो, एक अच्छा टाइम टेबल मेंटेन करके पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए, खुद को अप टू डेट रखो, ज्यादा से ज्यादा
तबीयत खराब हुआ तो एक दिन पीछे हो गए तो उसको तुरंत का तुरंत मेकअप करो। बैकलॉग मत बनाना बेटा, बैकलॉग एक बार चालू हो गया, बैकलॉग समझते हो क्या होता है? माने चीजें छूट रही हैं, हम फिजिक्स कर ही नहीं पा रहे या बायो नहीं कर पा रहे, उसके चैप्टर छूट रहे हैं, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, उसका कंप्लीट नहीं है, इसका कंप्लीट नहीं है, 2 महीना के बाद लगेगा मेरा कुछ कंप्लीट नहीं। और वहीं से चालू होता है फ्रस्ट्रेशन, कंप्रेशन, डिप्रेशन, तरह तरह का शन, वहीं से चालू हो जाता। और आज जैसे पढ़ाया गया, घर गए तुरंत रिवीजन कर लिए, खाना वाना खाए तुरंत रिवीजन कर लिए, मन किया आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा हम सो गए, कोई मना ही नहीं है। मन कर रहा है मेरे को 1 घंटा सोने का तो हम 1 घंटा ही सोएंगे, लेकिन ये नहीं कि सर ने बोला सोने के लिए हम लपक के 5 घंटा सोए और उठे आराम से शाम। 1 घंटा सो लिए, थोड़ा फ्रेश हो गए, उठ गए, अपना होमवर्क कंप्लीट किए, शाम में थोड़ा घूम फिर लिए, फिर रात में बैठे खाना खाने तक पढ़ाई किए, खाना खाने के बाद भी हम थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, और उसके बाद फिर हम 12 बजे तक सो गए। 6 घंटे का नींद, 11:30 12 बजे सो जाना है, 6 घंटे का नींद कंप्लीट करो, उठो, फ्रेश हो, आ जाओ यहां पर। हर दिन का दिनचर्या यही रहना चाहिए। तो खुद का मनोरंजन भी हो थोड़ा दिमागी रूप से, और पढ़ाई भी हो, दोनों को बैलेंस जो कर लेता है उसका लाइफ बहुत अच्छा बीतता है, वो बहुत अच्छा तैयारी कहलाता है। समझ में आया? और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि शुरू का 2 महीना फुल जोश में ग्राफ 60 से ऊपर, बेटा 2 महीना के बाद धाड़ से नीचे, दिवाली आते आते बम फूट गया। ऐसा नहीं, छोटा छोटा फटाका डेली फोड़ो, समझ आ रहा? डेली छोटा छोटा। तुम लोग मैच्योर्ड हो, तुम लोग सब समझते हो क्या सही है क्या गलत है। हर चीज एक दूसरे से शेयर किया करो, कोई भी दिक्कत है शेयर करना है, कोई भी प्रॉब्लम आया यहां बताना है, हमें बताना है, दोस्त को बताना है। हर तरह एकेडमिक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ मदद कर दे, हेल्प कर दे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहीं से तो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे। मैंने देखो कुल मिला के जो एक्टिव रहेगा ना वो हर तरह से सही रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, शुरू से ही डिसिप्लिन, कम से कम पढ़ाई में डिसिप्लिन। बेटा पढ़ाई में खुद को धोखा मत देना, बाकी तुम मौज करो, मस्ती करो, जो करना है करो, डिसिप्लिन में रहो नहीं रहो उसे कोई लेना देना नहीं। पढ़ाई के मामला में खुद से पूछना कि मैं क्या सही काम कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं। वो अगर ढंग से चल रहा है ना तो फिर तू करना मजे यार, क्या दिक्कत है। हम लोग इसी टाइप के थे, पढ़ाई कर लेते थे, अपना काम कंप्लीट करने के बाद उत्पाती, लेकिन काम करते करते ही इतना समय निकल जाता था। चलो ठीक है, कहां तक किए थे, ये सब बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेटामर के बाद मैंने टॉटोमरिज्म थोड़ा सा बेसिक बताया है, इतना बेसिक अभी के लिए रखो, क्योंकि टॉटोमरिज्म हम लोग पूरा डिटेल में दोबारा स्टार्ट करेंगे जीओसी के बाद। हम लोग पूरा ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, और वही पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, और मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग और सारा दिमाग में रिएक्शन बैठेगा। एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक हम लोग कंप्लीट किए, टॉटोमर आफ्टर जीओसी स्टार्ट होगा। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म आज कम से कम रिवाइज कर लेना, मुझे पता है कि अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, तो आज आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म जरूर रिवाइज कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास से सब कुछ माने अप टू डेटेड रहे। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, आज और कल मिलाकर आप पूरा का पूरा आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म रिवाइज करके
खुद को रिवीजन के मामले में अपडेट रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखो। Molecules having same formula, molecules having same formula, same structure, molecules having same formula, same structure, molecules having same formula, same structure, but differ in the arrangement of atoms or groups, but differ in the arrangement of atoms or groups, but differ in the arrangement of atoms or groups in 3D space, atoms or groups in 3D space, which arises purely because of hindered rotation, which arises purely because of hindered rotation, which arises प्योरली बिकॉज ऑफ हिंडर्ड रोटेशन। अब देख ये डेफिनेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख रहे हैं, हम लोग जानते ही हैं कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। स्टीरियो का पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये हिंडर्ड रोटेशन शब्द हटा देना तो वो स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन हो जाता है। जैसे ही हिंडर्ड रोटेशन शब्द आ गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन कह रहा? मॉलिक्यूल्स हैव द सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर। गौर करने वाली बात है कि अब हम लिखा है क्या? सेम स्ट्रक्चर, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ 3D स्पेस। 3D स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट का अंतर अगर होगा तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा, और यदि ये अंतर हिंडर्ड रोटेशन के कारण हो रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अगर स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट का अंतर अगर है तो वो स्टीरियो आइसोमर है, और वो अंतर अगर हिंडर्ड रोटेशन के वजह से है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देख ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन में हिंडर्ड रोटेशन शब्द होना जरूरी है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ 3D स्पेस which arises purely because of hindered rotation are called geometrical isomer। जैसे ये 5 उंगलियों का एक अरेंजमेंट है 3D स्पेस में, 5 उंगलियों का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है 3D स्पेस में। बाई चांस 2 फिंगर को अगर हम इंटरचेंज कर पाते तो बोलते हैं अरेंजमेंट बदल गया, और अरेंजमेंट बदलने ही हम बोलेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू हो गया या स्टीरियो आइसोमर बन चुका। जैसे ही अरेंजमेंट में अंतर तो बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर एक नया बन चुका है। तो विच अराइजेस प्योरली बिकॉज ऑफ द हिंडर्ड रोटेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात,
स्टीरियो आइसोमर कैन नेवर बी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगला पॉइंट नोट कर, स्टीरियो आइसोमर कैन नेवर बी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। Stereoisomers can never be structural isomers of each other. Stereoisomer कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होते। यदि स्ट्रक्चर में अंतर है बेटा तो आंसर में स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही कोई पार्ट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बोले 1 प्रोपानॉल और दूसरा बोले 2 प्रोपानॉल, क्या 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, क्योंकि पहले कार्बन पे OH लगा हुआ 1 प्रोपानॉल, दूसरे कार्बन पे OH लगा हुआ 2 प्रोपानॉल, देयरफॉर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दिस टू कैन नेवर बी स्टीरियोआइसोमर, दे आर ऑलवेज स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल में भी कौन सा? पोजीशन आइसोमर। बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर होने के लिए स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। स्टीरियो आइसोमर कैन नेवर बी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हमेशा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, वो कभी भी स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट लिखो, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन ज्योमेट्री। बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन Basically, geometrical isomers differ in geometry, इसलिए तो नाम पड़ा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा ज्योमेट्री में अंतर रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज का ज्योमेट्री से क्या मतलब है? ज्योमेट्री से मतलब होता है उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ, उसका हाइट, होता है ना। हमारे केमिस्ट्री में ज्योमेट्री का मतलब है 2 एटम या 2 ग्रुप के बीच का डिस्टेंस। 2 एटम 2 ग्रुप के बीच का, मान लो कि 2 आइसोमर है, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मान लो ज्योमेट्रिकल। तो इसमें 2 एटम के बीच का डिस्टेंस और इसमें 2 एटम के बीच का डिस्टेंस ना अलग अलग होगा। ज्योमेट्री अलग अलग, तो बोलेंगे दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। कैसे होगा हम सब एक एक करके एग्जांपल बताएंगे, अभी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखा रहा हूं। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर्स इन ज्योमेट्री, दे विल डिफर इन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ hindered rotation. They differ in the arrangement of atom or group in a 3D space because of hindered rotation. And geometrical isomer are stereoisomer. They can never be structural isomer. ये सब पॉइंट्स दिमाग में बैठा, एक एक करके हम बताएंगे। अब इस टॉपिक में जो पहला टाइप का सवाल जो आपके सामने आएगा वो मॉलिक्यूल देकर पूछेगा कि वो जीआई शो करेगा या नहीं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मॉलिक्यूल देकर पूछेगा, विल इट शो जीआई, यस और नो। आपको देखकर बताना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं। तो ये चेक करने का तरीका होता है, अगला लिखो, कंडीशन फॉर जीआई। कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का कंडीशन। पहला कंडीशन लिखो, पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी 2 एटम्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। देयर मस्ट बी, कंडीशन फॉर जीआई में पहला कंडीशन, there must be 2 atoms present within the molecule. There must be at least 2 atoms, लिख ले, there must be at least 2 atoms present within the molecule about which
free rotation, about which free rotation cannot happen, about which free rotation cannot happen. There must be at least two atoms present within the molecule about which free rotation cannot happen. मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटम कम से कम होने चाहिए जिनके अबाउट रोटेशन पॉसिबल ना हो. दूसरा कंडीशन, each atom must have, each atoms must have, each atoms must have two bonds, each atom must have two bonds and all the four bonds, each atoms must have two bonds and all the four bonds must lie, and all the four bonds must lie on the same plane. Each atom must have two bonds and all the four bonds must lie on the same plane. यहीं पर एक और छोटा सा लाइन लिखो कि the bond must not lie on, the bonds must not, the bonds must not lie on mutually perpendicular plane. The bonds must lie on, must not lie on, must not lie on mutually perpendicular plane. ये दूसरा कंडीशन है. हम लोग एक एक कंडीशन को पूरा डिटेल में देखेंगे. अभी लिखो मस्ट नॉट लाई ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, लिख लिया ये दूसरा. और लास्ट कंडीशन है तीसरा, with respect to each atom, with respect to each atom, with respect to each atom, the grouping must be different. The grouping must be different. With respect to each atom, the grouping must be different. ठीक है. अब सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, मैं क्या क्या लिखाया उसको ढंग से समझना. पहला कंडीशन कह रहा है कि मॉलिक्यूल में ना दो एटम ऐसे आपको मिलने चाहिए कम से कम जिसके अबाउट फ्री रोटेशन ना हो सके. पहला पॉइंट बोला. हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन बिल्कुल 100% पॉसिबल होता है ना, सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन. लेकिन जैसे ही सिंगल के साथ एक पाई लग गया, सिग्मा के साथ जैसे ही ऊपर एक पाई लग गया, तो पाई बॉन्ड क्या करता है, लॉक की तरह बिहेव करता है. और जैसे ही पाई बॉन्ड बन गया तो क्या ये दो एटम एक दूसरे के अबाउट फ्री रोटेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है. वैसे ही मॉलिक्यूल हमारे जीआई में आने वाले हैं और भी तरह तरह के मॉलिक्यूल आएंगे. खैर, पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में कम से कम दो एटम होने चाहिए जिनके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल ना हो. फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक एटम पर, जैसे इस पर भी दो बॉन्ड और इस पर भी दो बॉन्ड, each atom must have two bonds, therefore all the four bonds must lie on the same plane, must lie on the same plane. ये चारों के चारों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर नहीं होना चाहिए. देख, इसको बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन और इसको बोलेंगे दोनों हाथ क्या है, सेम प्लेन पर है. लेकिन इसे क्या बोलेंगे, तो ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर नहीं होना चाहिए, चारों के चारों को एक ही प्लेन पर होना आवश्यक है. ये दूसरा कंडीशन. तीसरा कंडीशन, विथ रेस्पेक्ट टू ईच एटम, मतलब मैं इस एटम पर गया और चेक किया कि यहां जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं कि नहीं. मान लो ए बी अलग अलग है,
मान लो अलग अलग है, फिर मैं इसको छोड़ा, इस पे आया, इस पे चेक किया कि ग्रुप यहां जो जुड़ा हुआ है वो अलग अलग है कि नहीं, ए बी ये भी अलग अलग है, तो यहां भी ग्रुपिंग अलग अलग, यहां भी ग्रुपिंग अलग अलग। नाउ विल द मॉलिक्यूल शो जीआई? डेफिनेटली इट विल शो जीआई। एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के बीच हो सकता है कि दो ग्रुप सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं यहां देख रहा हूं तो यहां देखूंगा कि ग्रुप अलग अलग है क्या है, फिर यहां देख रहे हैं तो अलग अलग है क्या है, डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा। तो ये तीन कंडीशन है, दो एटम के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों एटम पे एक एक एटम पे दो दो बॉन्ड, चारों बॉन्ड का एक ही प्लेन पर होना चाहिए, और फिर विथ रेस्पेक्ट टू ईच एटम द ग्रुपिंग मस्ट बी डिफरेंट। ये तीनों कंडीशन अगर मैच किया तो दिया गया मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या एल्स नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? अब फर्स्ट कैटेगरी का मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड वाला, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा वहां जीआई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पाई बॉन्ड होता है बेटा वहां पर रोटेशन क्या होता है? रुका हुआ होता है। डबल बॉन्ड में या पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। जरा बताना तो कार्बन का वैलेंसी कितना? 4, दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है तो तीसरा इधर चौथा इधर, यहां पर भी दो बॉन्ड बना रखा है तो तीसरा इधर चौथा इधर, दोनों के बीच में रोटेशन हिंडर्ड, रोटेशन हो नहीं रहा, पहला कंडीशन। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, मतलब कि ये दोनों बॉन्ड यदि बोर्ड पर तो ये दोनों बॉन्ड भी बोर्ड पर, क्योंकि ये भी ट्रायंगल प्लेनर, ये भी ट्रायंगल प्लेनर, ओवरऑल सिस्टम इज प्लेनर, तो चारों बॉन्ड क्या हो गया? प्लेन पर आ गया। तो बेटा जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होता है ना उसमें पहला दो कंडीशन पहले से ही उपस्थित रहता है, पहले से ही प्रेजेंट रहता है। कौन से दो कंडीशन? फ्री रोटेशन का नहीं होना और चारों बॉन्ड का एक ही प्लेन पर होना। फर्स्ट टू कंडीशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब मुझे डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या चेक करना है? मात्र ग्रुपिंग, मात्र ग्रुपिंग। मतलब इस कार्बन पे चेक कर ग्रुप ए बी अलग अलग, यहां भी लिखे ए, यहां लिख दिए बी, ये भी अलग अलग। कोई पूछा क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? 100% जीआई शो करेगा, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन आ गया, इसलिए ये 100% जीआई शो करेगा। ये बात समझ में आया? ये तीनों कंडीशन समझ में आया? रोटेशन का रुका होना, चारों बॉन्ड का एक प्लेन पर होना, एंड विथ रेस्पेक्ट टू ईच एटम द ग्रुपिंग मस्ट बी डिफरेंट। ये क्लियर है सबको? अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन होगा? तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तुरंत बना लेते हैं। कैसे? कि भाई एक तरफ तो अरेंजमेंट को सेम रखो ए बी, तो इधर भी ए बी, और दूसरे वाले एटम पे अरेंजमेंट को उल्टा कर दो, इधर बी कर दो इधर ए कर दो, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान देना कि इसका तीसरा जीआई एग्जिस्ट नहीं करता है। एक डबल बॉन्ड में या एक डबल बॉन्ड के अबाउट सिर्फ दो ही आइसोमर बन सकता है। यदि सेम ग्रुप सेम साइड अगर दिखा, किसका? डबल बॉन्ड का सेम साइड, बी बी सेम साइड, ए ए सेम साइड, दिस विल बी कॉल्ड एज सिस फॉर्म। और दोनों ग्रुप अगर अपोजिट साइड दिखा तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जोड़े में होते हैं, पेयर में होता है, एंड दैट पेयर इज कॉल्ड सिस ट्रांस पेयर। द थर्ड फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? अब मैं कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। क्या ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर 100% दोनों का सेम है, दोनों कार्बन पे ए बी लगा हुआ है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों मॉलिक्यूल में यही स्थिति है, दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम होगा, यस और नो? स्ट्रक्चर इज सेम। किस मामले में अंतर है दोनों में? अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट ऑन द बोर्ड, अरेंजमेंट में अंतर, ए और बी का स्पेस में अरेंजमेंट में अंतर है, बाकी और कोई चीज नहीं है। अगला सवाल, आर दे स्टीरियो आइसोमर? आर दे स्टीरियो आइसोमर? डेफिनेटली यस सर, they are stereoisomer because structure is same but the arrangement is different. ठीक है? अब are they geometrical isomer? Yes, because this stereoisomerism has arises purely because of hindered rotation, इसलिए ये geometrical isomer है। एक और पॉइंट हम लिखाए थे कि बेसिकली geometrical isomer differ in geometry. नाउ लेट अस चेक द ज्योमेट्री। मान लो हम बोले कि अरे बी और बी के बीच का डिस्टेंस यहां पर अगर L1 है और बी और बी के बीच का डिस्टेंस इसमें यदि L2 है, तो क्या L1 और L2 बराबर होंगे? नो सर, दे आर GI बिकॉज L1 इज नॉट इक्वल टू। अभी तक मैंने जितना पॉइंट लिखाया है ना उसी को बता रहा हूं। पहले तो 3 कंडीशन समझाया कि 3 कंडीशन क्या होते, उसके बाद मेरा सवाल था कि क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है? नहीं। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? यस। क्या ये स्टीरियो आइसोमरिज्म है? यस, क्योंकि ए और बी का अरेंजमेंट अंतर है। अब क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? यस, क्योंकि हिंडर्ड रोटेशन के वजह से ये अराइज हुआ है। और दूसरा कंडीशन कि दोनों ग्रुप बी और बी या ए और ए के बीच का डिस्टेंस दोनों में अलग अलग है। गौर से देखना ये दोनों अंगूठे को, बहुत सिंपल है समझना बेटा। क्या ये दोनों अंगूठा, मान ले ये दोनों के बीच में फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, लेट द रोटेशन इज हिंडर्ड। क्या ये दोनों अंगूठे एक ही प्लेन पर है? यस। आर दे प्लेनर? यस। फ्री रोटेशन नहीं हो रहा, दोनों अंगूठा एक ही प्लेन पर है और मान लो ग्रुपिंग भी अलग अलग है। अब देख, इन दोनों अंगूठे के बीच का डिस्टेंस को गौर से देखना। ये दोनों अंगूठे के बीच का कुछ ग्रुप हो, मान लो दोनों बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? और अगर मैं इसका एक और आइसोमर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये दोनों अंगूठे के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ ना? तो बोलेंगे दोनों बी के बीच का डिस्टेंस अभी और दोनों बी के बीच का डिस्टेंस अभी, दोनों डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट। और डिस्टेंस बेटा जैसे ही डिफरेंट हुआ, दिस टू विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लास्ट पॉइंट, मान ले कि सिचुएशन ऐसा है, मान ले रोटेशन अभी भी रुका हुआ, लेकिन दोनों अंगूठे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर हैं कि नहीं? अब गौर से देख, दोनों अंगूठे के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है? दिख रहा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, अब दिख रहा है पहले का डिस्टेंस और अभी का डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। और डिस्टेंस अगर सेम है मतलब कि ज्योमेट्री में अंतर, इसलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसलिए लिखाया गया कि द ग्रुप्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंट ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, दे शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। जो लिखा है वो क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाउ दे डिफर इन ज्योमेट्री, व्हाट इज हिंडर्ड रोटेशन, व्हाट इज 4 बॉन्ड ऑन द सेम प्लेन कंडीशन एंड व्हाट इज डिफरेंट ग्रुपिंग। क्लियर? ओके। अब बता, मान ले कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इधर ए इधर बी, इधर ए इधर ई, विल इट शो GI? विल इट शो GI? सिर्फ कंडीशन पे ध्यान देना, ग्रुप पे नहीं कि ए है कि बी है कि सी है कि ई है। भाई हमें तो पाई बॉन्ड वाले में क्या देखना होता? खाली ग्रुपिंग, क्योंकि मुझे पता है कि पहला दो कंडीशन तो पहले से ही है, ए बी अलग अलग, ए ई अलग अलग। विल इट शो GI? यस। GI बनाओ, एक तरफ तो सेम रखे और दूसरे तरफ
चेंज कर दिए। बेटा यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों ए क्या है, सेम, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ए के हिसाब से ये क्या हो गया, सिस। ये क्या हो गया यदि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कोई भी दो ग्रुप सेम साइड दिख रहा है और अपोजिट साइड दिख रहा है तो आप सिस और ट्रांस का प्रयोग कर सकते हैं जैसे किया गया है। लेकिन मान लो कि हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लिखे ए बी डी और ई, विल इट शो जीआई? व्हाई नॉट? हम बोले ना कंडीशन पे फोकस कर, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं? अरे हमें तो सिर्फ ग्रुपिंग देखना है ना, क्या ये जीआई शो कर सकता? यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे, इधर ए इधर बी इधर ई इधर डी। अब देख कोई भी दो ग्रुप सेम साइड दिख रहा है, यहां तो ग्रुप सेम ही नहीं है, तो सेम साइड ऑपोजिट साइड तो दिख ही नहीं रहा। यहां पर हम लोग सिस और ट्रांस कैनॉट बी यूज्ड, सिस एंड ट्रांस कैनॉट बी यूज्ड। वी कैन यूज ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। एक को ई फॉर्म बोलेंगे, दूसरे को जेड फॉर्म बोलेंगे, कुछ नियम के तहत बोलेंगे। वो नियम हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक स्टार्ट किए हुए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे। मान ले इधर तो ए और बी है लेकिन इधर ई और ई है, विल इट शो जीआई? अगर एक भी कार्बन पे, एक भी कार्बन पे अगर ग्रुपिंग सेम हो गया तो वो जीआई शो नहीं करेगा। नो जीआई। इज दिस क्लियर? फटाफट कॉपी करो यहां तक। अब देखो पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में ही ये तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? अगर मुझे चेक करना है कि जीआई होगा कि नहीं होगा तो खाली ग्रुपिंग ही तो देखना है। रोटेशन और एक ही प्लेन पर होने और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ग्रुपिंग चेक कर लिए, बोल दिए हाँ भाई जीआई होगा कि नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है, दूसरा पाई का केस है जिसमें सी डबल बॉन्डेड एन होता है। बेटा कार्बन का वैलेंसी कितना? 4, 2 बॉन्ड बना रखा है, ये तीसरा ये चौथा है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3, 2 ऑलरेडी बना हुआ है, तीसरा इस प्रकार होगा। ध्यान देना कि नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर, हमेशा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, हैलोजेंस पे 3 लोन पेयर हमेशा होता है, चाहे लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे। बात समझ में आया? अब देखो जीआई और ऑप्टिकल टॉपिक में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टॉपिक में लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। हम बोलेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। पूरा सिस्टम क्या है? प्लेनर है। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है? क्या नहीं, पूरा सिस्टम प्लेनर। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? ग्रुपिंग। मान ले कार्बन पे ए लगा है, बी लगा है, और नाइट्रोजन पे तो कुछ भी लगा दो, ग्रुपिंग अलग अलग, क्योंकि मैंने लोन पेयर को भी ग्रुप मान रखा है। तो नाइट्रोजन पे तो हमेशा ही ग्रुपिंग अलग अलग होगा। कार्बन पे ग्रुपिंग चेक कर लो और बता सकते कि जीआई होगा कि नहीं। विल इट शो जीआई? यस इट विल शो जीआई। एक तरफ तो ए और बी जैसे है वैसे ही रखेंगे और दूसरी तरफ इंटरचेंज मार देंगे। जो ई नीचे दिख रहा है ई को ऊपर कर दिए, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब लेकिन ध्यान देना एक चीज, जब लोन पेयर जीआई में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर जैसे ये वाला केस, वहां भी हम लोग सिस और ट्रांस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक को कहते हैं सिन और दूसरे को कहते हैं एंटी। मतलब वही है, सिन मतलब सेम साइड,
एंटी मतलब अपोजिट साइड, लेकिन एक को बोलेंगे सिन, दूसरे को बोलेंगे एंटी। लेकिन किसे बोलेंगे, इसके बोलने में भी कुछ नियम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह पक्का है कि कोई एक कहलाएगा सिन और दूसरा कहलाएगा, यहां पर हम लोग सिस और ट्रांस का प्रयोग नहीं करते। मान ले कार्बन पे ग्रुप सेम हो जाता तो बोलते GI नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? और लास्ट केस N डबल बॉन्डेड N वाला, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड, तीसरा इधर, 2 बॉन्ड, तीसरा इधर, एक लोन पेयर इधर भी, एक लोन पेयर इधर भी। कोई भी ग्रुप लगा दे, यहां A लगा दे, यहां B लगा दे, चेक कर ग्रुपिंग, लोन पेयर और A अलग अलग, यहां भी लोन पेयर और B अलग अलग। क्या ये GI शो करेगा? करेगा। एक तरफ को सेम रखो और दूसरे तरफ उल्टा कर दो। लोन पेयर GI में भाग ले रहा है, ले रहा है। यहां भी सिन और एंटी का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पे सिन और एंटी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई स्पेशल नियम नहीं है। स्पेशल नियम यहां के लिए नहीं। यदि दोनों लोन पेयर सेम साइड या दोनों ग्रुप सेम साइड, दिस विल बी ऑलवेज सिन, और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड, दिस विल बी ऑलवेज एंटी। क्लियर है? ओके, एक और कैटेगरी देख लो, उसके बाद फिर हम लोग सवाल करेंगे। साइक्लो अल्केन्स। ध्यान रहे, अल्कीन नहीं है ये, साइक्लो अल्केन्स। ये तो था पाई बॉन्ड कंटेनिंग वाले में, तो पाई बॉन्ड में कैसे चेक करना है, मात्र ग्रुपिंग देख लेना है फटाफट। अगला है साइक्लो अल्केन में GI। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 6 मेंबर का रिंग, IUPAC नाम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, पहला चीज, भले रिंग में सिंगल बॉन्ड है हर जगह, लेकिन क्या कोई भी 2 कार्बन एक दूसरे के अबाउट फ्री रोटेशन कर पाएगा? जैसे मान लो बोले कि ये 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के बीच में क्या ये रोटेशन पॉसिबल है? क्या ये दोनों घूम पाएंगे? नो रोटेशन। क्योंकि ओपन चेन होता तब तो घूम जाता, लेकिन अगर ऊपर से रिंग बना हुआ है तो घुमाने के लिए रिंग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो रिंग के वजह से कोई भी 2 कार्बन एक दूसरे के अबाउट रोटेशन नहीं कर सकते। इस बात से कन्विंस्ड हो कि नहीं? कोई भी 2 कार्बन, चाहे पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, कोई भी 2 कार्बन एक दूसरे के अबाउट रोटेशन नहीं कर सकते। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। बताना कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, क्योंकि यहां पर 4 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन भी है जो दिखाया हुआ नहीं है कि नहीं? sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप को जब किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मान ले ये कार्बन, ध्यान देना, कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमेशा 4 बॉन्ड होंगे। 4 तो हो गई ना, टेट्राहेड्रल में 4, कोई भी 2 बॉन्ड हमेशा उस प्लेन पर आ जाएगा, ऑलवेज ऑन द प्लेन। व्हाट अबाउट अदर 2? बाकी का 2 एक प्लेन पर नहीं आएगा, एक चला जाता है बिलो द प्लेन और एक रह जाता है अबव द प्लेन। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डैश वेज स्ट्रक्चर। डैश और
वेज स्ट्रक्चर। जैसे मान ले मीथेन है, ये 4 हाइड्रोजन लगा दो, मीथेन, दिस इज मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 2 bonds always on the same plane, straight line. One goes below the plane, another remains. इसको डैश और इसको क्या बोलेंगे, वेज। ये है टेट्राहेड्रल शेप। हम लोग टेट्राहेड्रल शेप का डिटेल ऑप्टिकल में पढ़ेंगे और डिटेल में पूरा इमेजिन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी के लिए ये मान के चलना कि ये दोनों को भले अलग अलग हम दिखाए हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा एक ही प्लेन पर लाई करता है। और वो प्लेन कौन सा है, ऐसे। अगर मैं ऐसे प्लेन पास कर दूंगा ना बेटा, तो ये दोनों हाइड्रोजन कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एक के ऊपर एक है। मेरे को जरा 4 पेन देना, 4 पतले पतले 4 पेन दो। ये दोनों और ये दोनों दो। कुछ नहीं, थोड़ा सा इमेजिन करके देख। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, ज्यादा नहीं। देख टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ये 3 और ये चौथा, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिख रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ना, क्या दिख रहा है अब दिख रहा है, थोड़ा पास लाए तो अब दिख रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में। अगर टेट्राहेड्रल को अगर मैं बोर्ड पर फिट करने का कोशिश करूं, तो बता सबसे पहले कौन सा पेन टकराएगा, ये ब्लू वाला टकराएगा ना बोर्ड से, ये वाला टकराएगा। मान ले बोर्ड बहुत सॉफ्ट है, तो बोलेंगे कि ये पेन बोर्ड के पीछे चला जाएगा। अगर मैं ऐसे लाते गया तो कौन ऊपर ही रह जाएगा, लाल वाला। लेकिन ये और ये बोर्ड पर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है। ये घुस गया पीछे, ये है आगे की ओर, और ये दोनों बॉन्ड, ये वाला और ये वाला क्या होगा, बोर्ड पर। ये बात समझ में आ रहा है। सो दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बोला अभी, ये दोनों तो बोर्ड पर आ गए, ये बोर्ड के पीछे और ये बोर्ड के ऊपर। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट ये बोला कि ये डैश है और ये वेज है। डैश और वेज एक के ऊपर एक होते हैं, एक ही प्लेन पर कट जाएगा, कटेगा ही ना। वही चीज मैं यहां पर ऐसे करके दिखा रहा हूं। ऐसे करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कैसे हैं, इस तरीके से हैं। और एक प्लेन अगर पास अगर ऐसे किए तो ये दोनों कटेंगे ही कटेंगे। खैर हम लोग नेक्स्ट ऑप्टिकल में देखेंगे और डिटेल में। पकड़, अभी के लिए सिर्फ इमेजिन करो ये डैश वेज है और ये दोनों एक के ऊपर एक रहते हैं। चल अब यहां आ जा। हम लोग ये दोनों कार्बन का बोले कि रोटेशन क्या है, हिंडर्ड। यहां पर भी 2 बॉन्ड होगा, एक ऊपर और एक नीचे। यहां पर भी 2 बॉन्ड होगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों इस प्लेन पर और ये दोनों भी इसी प्लेन पर। बोले ना भी ये दोनों होते एक के ऊपर एक है, ये दोनों और ये दोनों। अच्छा बताना, ये दोनों सेम प्लेन है कि नहीं, कि अलग अलग प्लेन है? आर सेम प्लेन और डिफरेंट? दे आर सेम प्लेन। पैरेलल प्लेन्स आर ऑलवेज सेम प्लेन। पैरेलल प्लेन्स आर ऑलवेज, ये अगर YZ है तो ये भी YZ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों और ये दोनों चारों के चारों सेम प्लेन पर हैं। किस प्रकार, जरा कॉपी दिखाना 1 मिनट और 2 पेन दे। ये कॉपी रिंग है जो बोर्ड पर ऐसे चिपका हुआ, ठीक है। और यहां जो 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना, उसका सिचुएशन कैसा है, इस तरीके से ऐसे लगा हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? एक बोर्ड के पीछे और एक बोर्ड के ऊपर। तो ये दोनों कौन से प्लेन पर हुआ, वर्टिकल। और बगल में ऐसे भी लगा हुआ है, ये भी वर्टिकल। तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों और ये दोनों क्या हैं, सेम प्लेन पर है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और यदि ग्रुपिंग अब अलग अलग कर दिया जाए, जैसे मान लो कि ग्रुपिंग मैंने यहां अलग अलग कर दिया, यहां कर दिया A, यहां B, यहां A, यहां B, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया।
विल इट शो GI? यस, इट विल शो GI। और इसका GI देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, एक तरफ सेम रखेंगे A और B, और दूसरे तरफ क्या कर देंगे, इधर B कर देंगे और इधर ये A बोर्ड के ऊपर, ये A बोर्ड के ऊपर, दोनों A बोर्ड के ऊपर, सेम साइड, इट विल बी कॉल्ड एज, एक A ऊपर और दूसरा A नीचे, ये क्या कहलाएगा? ठीक है। इसको थोड़ा और कंफर्टेबल लुक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऐसे दिख रहा है ना कि हाँ भाई यहां A और B लगा हुआ है, यहां भी A और B लगा हुआ है, सिचुएशन ऐसे ही समझना सिंपल तरीका से। ये रिंग है, रिंग में नीचे A और B और इधर भी A और B। ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसा है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाओ। रिंग कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो जब रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो जो दो बॉन्ड नीचे की ओर थे वो दो बॉन्ड आपको ऐसे दिखने लगेगा, एक ऊपर और दूसरा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए इस सेम चीज को हम लोग एक और तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं जो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहां पर एक वर्टिकल लाइन, यहां भी एक वर्टिकल लाइन, A ऊपर B नीचे, यहां पर A ऊपर B नीचे। क्लियरली दिख रहा है? A सेम साइड, B सेम साइड। बेटा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, और यहां पर बगल में ही बना दिए, A ऊपर B नीचे, लेकिन यहां B ऊपर A नीचे। ये क्या बन गया? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसो। तो इस प्रकार सिस और ट्रांस GI साइक्लोअल्केन में भी होता है। ठीक है। जैसा कि मैं शुरू किया था डिस्कशन, क्या बोले थे कि रिंग का कोई भी दो कार्बन एक दूसरे के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। तो कोई जरूरी नहीं है कि रिंग में GI सिर्फ यहां और यहां के बीच में होगा, अगल बगल कार्बन पे। मान लो एक अगला एग्जांपल हम ऐसे लिखे कि इस पे कर दिए AB, तीसरे पे कर दिए AB, यहां भी GI होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो कार्बन के बीच रोटेशन नहीं है, रुका हुआ है। दोनों A सेम साइड, दोनों B सेम साइड, सिस। और यहां पर AB BA, ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। फाइनली लास्ट, मान ले यहां लगाए AB, यहां लगा दिए AB, दोनों A सेम साइड, सिस AB BA। So GI can happen 1,2 कार्बन और 1,3 कार्बन और 1,4 कार्बन, क्योंकि कोई भी दो एटम के बीच में रोटेशन रुका हुआ है। दो एटम के बीच में रोटेशन का रुक जाना, चारों बॉन्ड, अब दो इस पे, चारों बॉन्ड का एक प्लेन पर आ जाना और ग्रुपिंग क्या हो जाना? अलग अलग। तो यहां भी GI। बेटा ध्यान रखना कि इस साइक्लोअल्केन में एक शॉर्टकट दिमाग में रखना है, और वो शॉर्टकट क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे तो चेक करना है ना कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं क्या ढूंढूं रिंग में? देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 sp3 atom in ring to which grouping is different। बस यही एक लाइन याद रखना। आप बता दोगे कि रिंग में जो दिया गया उसमें GI होगा कि नहीं होगा। क्या लिखा है उसका हिंदी में मतलब समझाओ मेरे को, पहले मेरे को हिंदी में मतलब समझाओ जी तुम। कार्बन कहां लिखा है? वो एटम कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। क्या लिखा है?
रिंग में एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो एटम ऐसे मिलने चाहिए जो sp3 हो और उन पे ग्रुपिंग। मान ले कोई मेरे को ये दिखा के पूछा कि जीआई शो करेगा कि नहीं, मान लो ये मेरे को दिखा के कोई पूछ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अरे रिंग में ये दोनों को देख, sp3 है कि नहीं, दो मिल गए ना, दो कार्बन मिल गए रिंग वाले जो sp3 है। अब ग्रुपिंग ए बी अलग अलग, विल इट शो जीआई? यस इट विल शो जीआई। ये लिखा हुआ है वो, बैठो। तो रिंग में कम से कम दो ऐसे एटम मिलने चाहिए जो sp3 हो। एक ही मिला नहीं होगा जीआई, दो मिल गया लेकिन ग्रुपिंग सेम है, नो जीआई। कम से कम दो ऐसे sp3 एटम मिलने चाहिए जिन पे ग्रुपिंग अलग अलग हो, तो वो जीआई शो करेगा। यदि समझ में आया है तो मेरे को बताओ, विल इट शो जीआई? विल इट शो जीआई? ढूंढो, रिंग में ढूंढो sp3। तो सर ढूंढने की क्या जरूरत है, रिंग का 6 के 6 कार्बन sp3 हैं, तो फिर हम बोलेंगे ढूंढ जिस पे ग्रुपिंग अलग अलग है। ग्रुपिंग अलग अलग वाले कितने मिले? यहां देखे तो एक मिथाइल है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो मिथाइल, और दूसरा क्या होगा? H। ये तो एक मिला, लेकिन कम से कम कितने मिलने चाहिए? क्या आपको कोई दूसरा कार्बन मिला जिस पे ग्रुपिंग अलग अलग है? हर कार्बन, इसको छोड़कर हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम है, अलग अलग थोड़ी है, दो दो है लेकिन दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम। तो मेरे को सिर्फ एक ही कार्बन मिला जिस पे ग्रुपिंग अलग है, लेकिन बाकी कोई दूसरा कार्बन मिला ही नहीं जिस पे ग्रुपिंग अलग है। विल इट शो जीआई? नाउ टेल मी, विल इट शो जीआई? विल इट शो जीआई? यस और नो? कैसे? रिंग में कितने कार्बन? 6 कार्बन, 6 के 6 sp3, लेकिन कितने अलग अलग ग्रुपिंग के साथ? यहां पे मिथाइल और H अलग, यहां पे इथाइल और H अलग, दो मिल गए sp3 वाले जिन पे ग्रुपिंग अलग, पक्का इट विल शो जीआई। बहुत टफ चीज पढ़ रहे हैं क्या? एनी डाउट? हाँ चलो भाई बताना, ये वाला आखिरी, विल इट शो जीआई? यस बोलने के पहले ना 3 बार सोचना, नो बोलने के पहले 4 बार सोचना। कितना बार सोचे? 4 बार सोचे? हर कार्बन sp3, बिल्कुल सही बात, सही बात। ये कार्बन पे तो मिथाइल और H अलग है, एक तो मिल गया, दूसरा ढूंढना है। यहां दो हाइड्रोजन सेम, यहां भी दो, दो हाइड्रोजन सेम, यहां पे डाउट हुआ लेकिन दो मिथाइल, मतलब मेरे को कोई दूसरा रिंग वाला एटम नहीं मिला जहां ग्रुपिंग अलग अलग हो, नो जीआई। ले लीजिए प्लीज। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां दे रहा हूं, आप बस देखकर बताओ कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। विल इट शो जीआई? फटाफट सवाल लिखना, फटाफट।
Will it show GI? चलो बताओ, पहला जीआई शो करेगा क्या? पहला वाला कारण, कारण भी सब लोग समझेंगे, बताएंगे। जहां डाउट आए हाथ उठा के पूछ लेना, बेटा मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसे बोल देना, मैं बता दूंगा दोबारा। विल इट शो जीआई? तो भाई पाई बॉन्ड जहां है वहां सिर्फ क्या चेक करना पड़ता? ग्रुपिंग, क्योंकि मुझे पता है कि रोटेशन या प्लेनर कंडीशन वो सब पहले से ही उपस्थित रहता है उसमें, तो सिर्फ ग्रुपिंग देखना है। बोलेंगे अरे यार इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन सेम है, कहीं भी ग्रुपिंग अलग अलग नहीं है, नो जीआई। विल इट शो जीआई? विल इट शो जीआई? बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखो, भले इस कार्बन पे H और मिथाइल, H और मिथाइल अलग अलग है, ध्यान देना हम कौन से 2 ग्रुप का बात कर रहे। इस कार्बन पे H और मिथाइल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग अलग भले ही हैं, लेकिन इस कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन सेम होने के कारण ये भी जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है बात? अगला, विल इट शो जीआई? अरे विल इट शो जीआई? बोली निकलना चाहिए, क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर। कार्बन पे H और मिथाइल भले अलग अलग दिखा, लेकिन इस कार्बन पे बेटा 2-2 मिथाइल सेम होने के कारण इसमें भी जीआई नहीं होगा। अगले में विल इट शो जीआई? इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग, इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग, ग्रुपिंग इधर भी अलग इधर भी अलग, डेफिनेटली इट विल शो जीआई। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। अगला, मॉलिक्यूल में 2-2 डबल बॉन्ड है, एक एक करके चेक करेंगे। मान लो मैं इसे चेक कर रहा हूं जीआई होगा कि नहीं होगा। कार्बन पे ये H और ये मिथाइल डिफरेंट है, इस कार्बन पे आ जा H और इसके लिए दूसरा ग्रुप कौन सा? तो सिर्फ इसको मत बोलना, जो बेटा बच गया ये पूरा का पूरा इसके लिए दूसरा ग्रुप है। समझ में आया दूसरा ग्रुप का मतलब? जो बच गया वो पूरा का पूरा जो बच गया है ना, वो दूसरा ग्रुप है इसके लिए। बोलेंगे H और ये पूरा ग्रुप अलग अलग, H और मिथाइल अलग अलग, पक्का यहां जीआई होगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड में बताओ, इस डबल बॉन्ड में भले यहां पर H और इस कार्बन के लिए दूसरा ग्रुप कौन? दूसरा ग्रुप कौन? तो बेटा इधर जो बचा हुआ है ये है पूरा दूसरा ग्रुप इस कार्बन के लिए। तो ये दोनों भले अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहां जीआई। एक नियम याद रखना कि यदि मॉलिक्यूल में किसी एक जगह भी जीआई हुआ तो हम कहते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल में जीआई हुआ। बात समझ में आ रहा है? If GI happens at any single place, then entire molecule is showing GI. अगर कोई ये पूरा मॉलिक्यूल दिखाकर बोलेगा कि GI शो कर रहा है कि नहीं, आंसर इज यस, क्योंकि उसमें एक जगह तो GI हो रहा है ना। अगला, विल इट शो GI? क्या यहां GI है? यहां H और मिथाइल डिफरेंट, यहां पे H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, पक्का यहां जीआई है। उसी प्रकार इसको चेक किए तो H और मिथाइल अलग, यहां के लिए इसमें H और ये पूरा ग्रुप अलग, ये भी जीआई शो कर रहा। मॉलिक्यूल में हर जगह ही जीआई हो रहा है, पक्का जीआई शो करेगा। अगला बताओ, विल इट शो जीआई? किस कारण से नो सर? कार्बन के वजह से कि नाइट्रोजन के वजह से? कार्बन के वजह से, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और OH, नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर और OH अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन,
सेम है, इसलिए कोई जीआई नहीं है। अगले में जीआई, अगले में जीआई। ग्रुप बता कौन कौन सा है? कार्बन पे कौन कौन से दो ग्रुप लगे हुए? एच और मिथाइल। नाइट्रोजन पे कौन से दो ग्रुप लगे हुए? लोन पेयर। भले दिया हो चाहे नहीं दिया हो, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे हमेशा दो लोन पेयर और हेलोजन पे हमेशा तीन लोन पेयर। मान के चलना है। लोन पेयर और एच अलग अलग, एच और मिथाइल अलग अलग, डेफिनेटली इट विल शो जीआई। 1,1 डाइफिनाइल, ये तो खैर तुम खुद करो, जरा देखो इसमें। ये सब एक टाइप का ही सवाल है, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे करना है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां तो बेटा एच और मिथाइल अलग अलग है, लेकिन मुझे चेक करना है कि इस कार्बन पे ग्रुपिंग अलग अलग है कि नहीं। तो जब भी कार्बन रिंग का पार्ट हो और मुझे चेक करना है कि अलग अलग है कि नहीं, रिंग में हमेशा दोनों तरफ से एक साथ आगे बढ़ा जाता है, एक साथ आगे बढ़ा जाता है। और तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि अंतर ना मिले, तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि अंतर ना मिले। जैसे इधर आगे गए तो क्या मिला? CH2, इधर गए तो CH2, बोलेंगे सेम, रुकना नहीं है, फिर आगे बढ़ो, CH2 CH2 सेम। फिर जब आगे बढ़े तो यहां क्या हो गया? यहां टकरा गए, और जिस पॉइंट पे टकराए हो वो पॉइंट इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है। बस समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट तो दोनों तरफ के लिए, मतलब कि कुल मिला के क्या हो गया? सेम ग्रुपिंग, नो जीआई। अगले में एच और मिथाइल अलग, जरा बताना इस कार्बन पे ग्रुपिंग अलग है कि सेम है? तो जैसे ही हम इधर गए तो कार्बन पे क्या मिला? मिथाइल। लेकिन हम जब इधर गए तो कार्बन पे मिथाइल नहीं मिला, मतलब यहीं पे क्या हो गया? अंतर आ गया। मतलब इस कार्बन पे ग्रुपिंग डिफरेंट, इस कार्बन पे भी एच और मिथाइल डिफरेंट, डेफिनेटली इट विल शो जीआई। तो रिंग में हमेशा दोनों तरफ से आगे बढ़ना एक साथ, और तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि आपको अंतर ना मिले। क्लियर? अगले में बता, जीआई होगा या नहीं होगा? होगा। सबसे पहले बता, कार्बन पे ग्रुपिंग, इस कार्बन पे क्या क्या ग्रुप है? हाइड्रोजन है, और अब इस कार्बन पे चेक करना है। जब हम इधर बढ़े तो क्या मिला? CH2। इधर बढ़े तो क्या मिला? ये दोनों तो सेम हो गया। तो क्या मैं सेम ग्रुपिंग बोल दूं? मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि आपको अंतर ना मिले। तो ये दोनों भले सेम है, लेकिन और आगे बढ़े तो यहां क्या मिला? कार्बन पे मिथाइल। यहां आगे बढ़े तो क्या मिला? कार्बन पे मिथाइल नहीं मिला, मतलब यहीं पे अंतर आ गया बेटा। और अंतर आ गया मतलब इस कार्बन पे ग्रुपिंग क्या हो गया? डिफरेंट। इस कार्बन पे एच और मिथाइल डिफरेंट, डेफिनेटली इट विल शो जीआई। सोच कर बताओ, अगला जीआई शो करेगा कि नहीं? अगला जीआई शो करेगा कि नहीं? नो और यस? नो। वेरी गुड। भले यहां एच और मिथाइल अलग अलग है, लेकिन इधर से और इधर से जाने पर मेरे को कहीं अंतर नहीं मिला, और लास्ट में मैं यहां पर टकरा गया, और ये पॉइंट, ये कार्बन पे मिथाइल इधर के लिए भी है और इधर, कुल मिला के हम बोलेंगे कि मेरे को कहीं भी अंतर नहीं मिला, ग्रुपिंग सेम है, इसलिए नो जीआई। फटाफट आंसर दे। विल इट शो जीआई? विल इट शो जीआई? लोन पेयर और OH अलग अलग, यहां पे अंतर कहां मिल गया? यहां पर। ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, डेफिनेटली इट विल शो जीआई। विल इट शो जीआई? नो सर। वेरी गुड सर। हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज और कल 2 दिन में IUPAC और आइसोमेरिज्म पूरा रिवाइज कर लेना बेटा, और कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ पूरा रिवीजन करना ही होमवर्क है।
ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल।